नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, पिछले कुछ समय से एक प्रचलन सा बन गया है कि लोग बाग आजकल मेडिटेशन और योगा की बातचीत कहीं पहले से बहुत ज्यादा करने लगे हैं। अच्छी बात है, मेडिटेशन करने से लाभ भी मिलता है, योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन बड़ी बात ये कि लोग बाग ये भी समझने लगे कि भाई योगा चाहे तो कभी भी कर लें और किसी दिशा में भी कर लें। सेम मेडिटेशन भी है, तो कभी भी कर लें, किसी दिशा में भी कर लें। लेकिन इसमें बात यह है कि ज्यादा कौन सी दिशा सटीक है, कौन सी दिशा में आप फेस करके ध्यान करते हैं, कहाँ आपको फायदा हो सकता है, उसमें वास्तु आपकी मदद कर सकता है। और यही हमारा आज का विषय है। हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से मेडिटेशन एंड योगा रूम एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हमारा आज का विषय मेडिटेशन एंड योगा रूम वास्तु विषय पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। आप जैसे जैसे विषय की शुरुआत कर रहे थे तभी मेरे जहन में एक केस स्टडी की बात याद आ रही थी, तो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी। मेडिटेशन और योगा जो होता है वो माइंड, बॉडी और सोल जो होता है उसमें एक लिंक क्रिएट करता है, ताकि आपको एक ऐसा अद्भुत अनुभव हो जिससे आपका मन जो है वो शांत हो जाए। अद्भुत शांति मिल सकती है, पीस और हार्मनी मिल सकती है। कितने भी स्ट्रेसफुल लाइफ में हो, लेकिन योगा करने की वजह से आप वैसे डेफिनेटली 100% आप गुड हेल्थ के लिए करते हो, लेकिन मानसिक शांति का महत्व इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो एवरीडे की अपनी प्रैक्टिस के दौरान अलग अलग तरह के लोग मेरे को मिलते हैं, अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक क्लाइंट को विजिट किया था और उनका पर्पस ये था कि वो ऑनलाइन योगा की प्रैक्टिस करते थे। ऑनलाइन उन्होंने अपना एक आईपैड था वो अपने गैराज में लगा दिया था, और जब भी उनको जो भी चैनल या जो भी तरह की चीजें वो करते होंगे उसकी देख देख के उसकी प्रैक्टिस करते थे। उनके ऑलरेडी पहले से कुछ हेल्थ इश्यू थे, उसमें अच्छा सपोर्ट मिले, उनको फायदा मिले, उसकी वजह से वो वहां पे बैठ के योगा करते थे। मेरी बात सुन के आपके में से काफी सारे लोग ये बात से सहमत होंगे कि काफी सारे लोग ऑनलाइन जो है वो अपने गैराज में इस तरह की व्यवस्था करके योगा वगैरह करते हैं। वास्तु के हिसाब से मेडिटेशन और योगा के लिए खास तरह के दिशाओं और रूम का सिलेक्शन किया जाता है, ताकि जो भी आप सकारात्मक पॉजिटिविटी के लिए मेहनत करते हो, जो भी आप प्रयास करते हो, उसमें आपको अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। मेडिटेशन और वास्तु का अपने आप में गहरा संबंध है। योगा और वास्तु का भी अपने आप में एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो दिशाओं का उपयोग करके अगर आप ये तरह की जो भी तरह की मेडिटेशन और योगा आप अपने घर या बिजनेस जहाँ पे भी आप चाहे करते हो, आप उसका रिजल्ट, उसका डिफरेंस तुरंत ही रियलाइज कर पाओगे। तो जिस क्लाइंट की केस स्टडी के बारे में मैं बात कर रही थी, उनका गराज जो था वहां पे वो लगातार प्रैक्टिस करते थे और किसी वजह से उनके साथ एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया गराज में। और उसके बाद उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। बात वास्तु, घर के वास्तु से शुरू हुई अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स में, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआत में उन्होंने ये सारी बात मेरे को बताई। जब उन्होंने बताई तो मैंने उनको पहली ही बात कही कि आपका गराज जो है वो तो साउथ ईस्ट का बना हुआ है, आप यहाँ पे मेडिटेशन और योगा की प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ ये था कि घर के बाहर वहां पे जाके थोड़ा खुला खुला है, अच्छा लगता है, और वहां पे बैठ के मैं अपना ऑनलाइन वीडियो देखा करती थी। ये मैंने आपके साथ एक केस स्टडी इसलिए शेयर की कि काफी सारे लोग अपने बेडरूम के अंदर कुछ खास लोकेशन पे, जो मास्टर बेडरूम का डैन होता है, मेरे टेम्पा में एक क्लाइंट थे, उन्होंने अपने गेस्ट रूम के अंदर एक ऐसा एरिया बना रखा था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गेस्ट नहीं थे, तो वहां पे इस तरह का मेडिटेशन एवरीडे करते थे। जब कभी आप अपने घर में मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन की कोशिश करते हो, वो हमेशा बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको आपकी जो सिक्स सेंस है वो बढ़ाने में, आपको इंस्पिरेशन में काफी लाभ मिलता है, आपको बहुत अच्छा हार्मोनियस अनुभव होता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से मेडिटेशन के लिए सबसे आइडियल दिशा जो है, उपयुक्त दिशा है, वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट मानी जाती है।
अरविंदो आश्रम जो कि बहुत ही फेमस है, हम सभी जानते हैं अरविंदो आश्रम के बारे में। वहां पे उन्होंने एक पूरा मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है। ओशो रजनीश के भी काफी तरह के अलग अलग मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं, जो कि कहाँ पे पूरा वर्ल्ड, वहां पे काफी सारे लोग वहां पे जाते हैं, विजिट करते हैं। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए लोग जाते हैं। वहां पे जो एक डिवाइन पावर और अद्भुत शांति फील होती है इस तरह की रचना में, मेडिटेशन सेंटर में, मंदिर के अंदर, कई बार योगा लोकेशन जो भी आप बनाते हो, प्रोफेशनल अगर आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, अपना बिजनेस इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे तमाम लोगों को लिए मैं कहना चाहूंगी कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग की रचना, डायरेक्शन, डिग्री, बिल्डिंग की हाइट, ये तमाम बातें वास्तु के हिसाब से जरूरत होती है, महत्वपूर्ण होती है योगा सेंटर बनाने के लिए, मेडिटेशन एरिया बनाने के लिए, या अपने घर में मेडिटेशन रूम या योगा के लिए जगह को चूज करने के लिए। जितनी हो सके उतनी दिशाओं के साथ मिलके ये तमाम स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उससे आपको काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। यहाँ एक चीज और समझने की, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी। यहाँ जब हम स्लीपिंग डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप, जैसे आपने कई बार गाइड किया है कि विकास सर जो है नॉर्थ दिशा में अवॉइड करना चाहिए मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। अब जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सो नहीं रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और यहीं पर मैं ताना बाना जोड़ रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन से भी। जब आपने स्टूडेंट्स के एजुकेशन रूम की बात करी है या एजुकेशन कॉर्नर की बात करी है, तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपने नॉर्थ को ज़्यादा हमेशा तवज्जो दिया है या नॉर्थ ईस्ट को। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मेडिटेशन में भी, ध्यान में भी तो आपको कॉन्सेंट्रेट ही करना है एक तरीके से, तो ये दिशा को ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन जो कन्फ्यूजन थोड़ा सा है आम व्यक्ति के लिहाज से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कमरा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में हो, या आप उस दिशा में फेस करके योगा करें। मान लीजिए कि कमरा हो सकता है कि इन दिशाओं में ना हो, लेकिन आप किसी भी कमरे में हैं, आप उस कमरे में, उस कमरे की नॉर्थ दिशा में या नॉर्थ ईस्ट दिशा में फेस करके योगा करें या मेडिटेट करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है। ये थोड़ा सा गाइड कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेडिटेशन का पर्पस होता है कि आपका जो मन बार बार छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाता है। कंसंट्रेशन की जरूरत भी आपको तभी पड़ती है कि अगर आपको लगता है कि आप हाइपर पर्सनालिटी हो, आप एग्रेसिव पर्सनालिटी हो, आपके नेचर में बहुत ज्यादा एंगर हो, आप शॉर्ट टेम्पर हो, काफी सारी छोटी छोटी बातें होती है जो आपके पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट में भी ये दिशाएं जो है वो बहुत गहरा और पावरफुल इफेक्ट देती है। नॉर्थ जो है उसमें मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें 50% नॉर्थ का हिस्सा होता है, 50% ईस्ट का हिस्सा होता है। और ईस्ट जो है वहां पे नेचुरल एनर्जी यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, और जिसकी वजह से शौर्य शक्ति प्राप्त होती है। तो ये तीनों दिशाएं जो है वो अर्थ का जो ग्लोब है उसके टॉप वाले एरिया में, यानी कि अगर हम व्यक्ति की रचना के बारे में बात करते हैं तो जिस तरह के मनुष्य का जो रचना है उसमें सर जो होता है उसका शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक उसी तरीके से जब बात यूनिवर्स की करते हैं, पृथ्वी के ग्लोब की करते हैं, तो यूनिवर्स का भी सबसे जो टॉप का एरिया होता है वो नॉर्थ माना जाता है। तो जिस तरह से आम आदमी अपने दिमाग का उपयोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी रोजिंदा लाइफ को, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, अपना काम बिजनेस जो भी करता है, अपने थॉट प्रोसेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए जो सबसे ज्यादा वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, सोच विचार उसके सकारात्मक रखता है, नीति और ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ता है, ये तमाम चीज आपके थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जो एनर्जी है उसके साथ जब ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाली जो लाइव एनर्जी है वो दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिसकी वजह से जैसे काफी लोग बोलते हैं मैं काफी मेडिटेशन के लिए कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा ध्यान केंद्रित ही नहीं होता। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं सच में बताऊँ आंख में बंद करती हूँ लेकिन फिर बाद में बच्चों और फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। तो कई बार ध्यान में लगना और बार बार लगातार प्रैक्टिस के बाद भी मेडिटेशन में एक ऊपरी लेवल हासिल करना वो बहुत मुश्किल होता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशा का कमरा आपको चूज करना है अगर बात घर की है, और उसी दिशा में अगर आप फेसिंग करते हो तो यूनिवर्सल पावर के साथ आपकी लाइव एनर्जी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो उसकी जो लाइव एनर्जी है वो दोनों जब मिल जाती है तो साइंस के अनुसार
ये ऊर्जा जो है वो आपको मेडिटेशन में काफी ज्यादा सहायक हो सकती है, जिससे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। आप अपने अंदर बॉडी के आसपास, अपने एरिया में आसपास, अपने घर के लोगों के आसपास के एटमॉस्फेयर में कोई भी तरह की नेगेटिविटी हो, डिस्टर्बेंस हो, घर में कोई माहौल इस तरह का है जो डिस्ट्रक्टिव हो, किसी से आप नाराज हो, पति पत्नी के रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट हो, बच्चों की वजह से कोई नाराजगी हो, या जो भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको हटा के आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को भर सकते हो। पॉजिटिविटी के बढ़ाने के लिए नॉर्थ की दिशा जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और वहां से होने वाली ये एनर्जी आपको प्राकृतिक एनर्जी है, फ्री ऊर्जा है, लेकिन उसके लिए आपको उन दिशाओं में बैठना पड़ेगा। योगा और मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को मैं 2 अलग अलग दिशाओं के बारे में कहना चाहूंगी। मेडिटेशन है वो मन की शक्ति है, मेडिटेशन है वो आपको बहुत ही पावरफुल बनाता है, जिससे आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। हर डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में भी आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, आपके ऊपर डिस्टर्बेंस का इफेक्ट नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द लौटेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले आपने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपने घर में योगा मेडिटेशन के लिए रूम बना रहा हो या कमर्शियल बिजनेस वेंचर भी कर रहा हो, बहुत से ऐसे योगा इंस्टीट्यूशन हैं, मेडिटेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो भी वास्तु अनुसार बनाए जाएं तो वहाँ आता हर व्यक्ति उसको लाभ हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, और उसको जो एक मानसिक शांति चाहिए, वो उसको शारीरिक विकास चाहिए, वो सब चीजें उसको मिल सकती हैं। यहाँ एक चीज और पल्लवी जी कि मैंने देखा है कि कुछ मेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके, योगा इंस्टीट्यूशंस में जाके, इवन घरों में भी मैंने देखा है, जिन लोगों के पास प्रावधान है, आर्थिक परिस्थिति जिनकी मजबूत है, वो लोग कभी कभी मूड लाइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी सन लाइट अच्छे से आ सके, सूर्योदय के समय करते हैं लोग बाग, तो सनलाइट जब आती है उससे भी उन्हें अलग सी ऊर्जा मिलती है, और उसके लिए जाहिर है कि जो है टॉल विंडोज होना या सही दिशा में होना वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे? मेडिटेशन और योगा के लिए एकाग्रता क्रिएट करने के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले होती है कि जिस जगह पे आप अपने घर या बिजनेस में कोशिश करते हो वहां पे कुछ शांति बनी हुई हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा वॉइस पॉल्यूशन ना हो, वहां पे शांति होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि जहाँ पे भी आप ये कोशिश करते हो, कई बार लोग डे लाइट यानी कि डे लाइट में भी करते हैं और कई बार लोग काफी ज्यादा डार्क रूम में करते हैं। योगा को चाहने वाले जो भी योगा के फॉलोअर हैं, उसके लिए मैंने हमेशा ये देखा है कि उनको हमेशा सूर्य की रोशनी पसंद होती है, और ज्यादातर आपने जब सुबह में नींद में उठ के आपने बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाया है, या आपने बहुत ज्यादा हैवी लंच या जो भी तरह की व्यवस्था है, उस तरह के लंच और डिनर के पहले समय को निकाल के योगा किया जाता है। कोशिश करनी चाहिए लंच का टाइम और डिनर का टाइम अवॉइड किया जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है। काफी सारे लोग मेडिटेशन के लिए अपने घर के बेसमेंट को चूज करते हैं। काफी सारे लोग मेडिटेशन के लिए ऐसे लोकेशन को चूज करते हैं जिसमें बेसमेंट और बेसमेंट में उनका स्टोरेज बना हुआ हो। तो कई बार अलग अलग तरह की रचना का प्रभाव की जो भी पॉजिटिव प्रक्रिया है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी एक्टिविटी है, उसमें कई बार वास्तु दोष की वजह से सपोर्ट नहीं करता है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप खुले एरिया में कोई भी मेडिटेशन या योगा की कोशिश करते हो, उसको वास्तु में बहुत अच्छा माना जाता है। डे लाइट के अंदर यानी कि जब सूर्य की सनराइज होती है, जब सवेरा होता है, उस वक्त की जो भी समय का टाइम होता है उसको बहुत ही शुभ मानते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में अपने टाइम और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर आप इस तरह की कोई भी मेडिटेशन और योगा की कोशिश करते हो, तो आपको ये कहना चाहूंगी कि बेसमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज हो, जहाँ पे बेसमेंट एरिया में आपका यूटिलिटी कमरा बना हुआ हो या बहुत ही ज्यादा हैवी स्टोरेज बना हुआ हो, जिस कमरे की रचना में चाहे दिशा सही है, नॉर्थ है या ईस्ट है, दिशा सही है, लेकिन जिसकी सीलिंग 8 फीट या 8 फीट से कम पड़ती हो,
तो इस तरह की रचना मेडिटेशन और योगा के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं मानी जाती, क्योंकि जो एनर्जी है वो एयर सर्कुलेशन का काम करती है। जितनी टॉल हाइट होती है, जितनी हवा ऊपर की ओर जाती है, उतनी वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, उतनी वो लाइट होती जाती है। और जितनी हवा लाइट होती है, जितनी एनर्जी फोर्स होती है वो हल्की होती है, उतनी उसके अंदर रहने वाली डिस्ट्रक्टिविटी और नेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी के लिए आप ऐसी लोकेशन को चूज करें जिसकी हाइट बहुत अच्छी हो, मोर देन 10 to 12 फीट हाइट हो, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आपके घर का टॉप फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो बेसमेंट को अवॉइड करना चाहिए। वास्तु के हिसाब से ये छोटी छोटी तमाम टिप्स उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने घर से अपने खुद के बेनिफिट के लिए मेडिटेशन और योगा की तमाम कोशिश करते हैं, और किसी वजह से सालों साल की प्रैक्टिस के बाद भी वो चाहते हैं उतना अच्छा उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मेडिटेशन योगा के लिए आसपास का एटमॉस्फेयर आपके बॉडी के पूरा के ऊपर मानसिक शांति के प्रभाव में बहुत ज्यादा पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट दे सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वास्तु की टिप्स को भी आप उसके अंदर अप्लाई करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट ले सके। जी पल्लवी जी, जिस तरह से आपने बेसमेंट की बात करी है, मैं कुछ ऐसे जगहों का खासतौर पर रेजिडेंसेस में मैंने देखा है कि मेरे को जानकार हैं, उनका जो मेडिटेशन रूम है वो ठीक किचन के ऊपर पड़ता है। और मैं जब गया तो मुझे थोड़ा सा वो क्या होता है ना कि किचन की जैसे कुछ अलग ही अरोमा होती है, फ्रेग्रेंसेस होती हैं, मेडिटेशन रूम में आ रही थी। मुझे शायद उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। आप क्या गाइड करेंगे कि भी अगर ऐसा कुछ हो कि भी किचन के ठीक ऊपर या ठीक सामने हो, या हो सकता है कि गराज के ठीक ऊपर हो या सामने हो, तो कार का भी अपना ही स्मोक होती है, कोई चीजें ऐसी होती हैं, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके, आपको अपनी भ्रुकुटी के अंदर परमात्मा को फील करके अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ लीन करना है, एक अद्भुत अनुभव करना है। बहुत कोशिश के बाद, बहुत प्रयास के बाद ऐसा मुकाम हासिल होता है। जब आप मेडिटेशन की कोशिश करते हो और मे भी उसके ऊपर आपका किचन पड़ता हो और वहाँ पे बच्चों के भागा दौड़ी की आवाज़ आती हो सकता है बहुत अच्छा खाना बनते हो और उसकी खुशबू आपके बेसमेंट तक पहुँचती है, या फिर आपको उसकी खुशबू आती हो, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके मेडिटेशन में कई बार डिस्ट्रक्टिविटी हो जाती है और आपका ध्यान वहाँ से भटक सकता है और आपको चाहिए उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। आप योगा कर रहे हो और घर में अच्छा खाना बन रहा है, तो उसकी खुशबू आते आते आपको यही लगेगा कि मैं जब भी इसको जल्दी से वाइंड अप कर लूँ और जल्दी बिल्कुल खा लूं। तो ये हो ही जाता है, ये स्वाभाविक है। आदमी को अपने मन को वश में रखना वो बहुत कठिन बात है, वो इतना आसान नहीं है। जो लोग अभी नए नए मेडिटेशन की कोशिश करते हैं, उनको अपनी सारे प्रयासों के साथ अगर आप वास्तुशास्त्र की छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करते हो, तो अपने ध्येय को हासिल करने में एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जो बहुत सालों से इस प्रैक्टिस से एक खास मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिसको आप गुरु कह सकते हो या बहुत सालों का एक्सपीरियंस कह सकते हो, ऐसे लोगों को भी अगर आप डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में अगर आप रखते हो, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ हद तक डिस्टर्बेंस होने की संभावना बढ़ ही जाती है। वास्तु में मेडिटेशन और योगा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है दिशाओं का सिलेक्शन, कि आपने कमरा दिशा के हिसाब से सिलेक्शन करना है। लेकिन दिशाओं के साथ साथ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस डायरेक्शन में बनी हुई कमरे की व्यवस्था उसके उपयुक्त होनी चाहिए। अगर आपकी सीलिंग की हाइट 8 फीट हो, अगर उस नॉर्थ ईस्ट के कमरे में आपके पूरे घर का स्टोर रूम बना हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट के कमरे में आपके घर में बच्चों के और सारे कपड़े और बुक्स वगैरह उल्टे पुल्टे यानी कि खुली कंडीशन में पड़ी है, और आपने वो जगह को क्लीन नहीं किया हो और वहां पे वो क्लटर फ्री एटमॉस्फेयर नहीं हो, तो दिशा सही होने के बावजूद भी आपको एक लेवल यानी कि मेडिटेशन तक पहुंचाने के लिए जो आप कोशिश करते हो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले क्लीन क्लटर फ्री एरिया होना चाहिए। जिस मेडिटेशन रूम के लिए, मेडिटेशन के लिए जो कमरा घर के लिए आप चूज करते हो या योगा के लिए जो कमरा घर में चूज करते हो, उसका पहला रूल्स ये रहेगा कि वहां पे बहुत कम से कम फर्नीचर होना चाहिए। जितनी हो सके उतनी हैवी चीजों को आसपास से अवॉइड करना है, क्योंकि वो भी आपके बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्टिवेट कर देती है। जिस कमरे में आप बैठते हो और वहां पे आसपास बहुत ज्यादा हैवी एटमॉस्फेयर होता है, तो साइंस के हिसाब से आपके बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है और आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास की हैवी चीजों को अवॉइड किया जाए।
मेडिटेशन और योगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिस कमरे में आपने बैठने की व्यवस्था चूज की है उसके बराबर सर के ऊपर कोई भी तरह का बीम ना हो, और जिस कमरे का आपने सिलेक्शन किया है वो कॉलम फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके आसपास बहुत ज्यादा कॉलम हो और उसी की लेवल में आप बैठ के मेडिटेशन की कोशिश करते हो। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का वास्तु आपको हार्मोनियस एटमॉस्फेयर को या मेडिटेशन या योगा के लिए होने वाली पॉजिटिव कोशिश को बढ़ाने में काफी हद तक हेल्प कर सकता है, जिसके लिए आपको वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को अपने घर या बिजनेस में, अगर आप मेडिटेशन घर में करते हो, बिजनेस में करते हो, तो वहां पे छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी आपकी ओर से। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आज के विषय पर मेडिटेशन, योगा और वास्तु पर पल्लवी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है मेडिटेशन, योगा एंड वास्तु विषय पर, और खास कुछ ऐसे वास्तु के प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए भले ही आप योगा मेडिटेशन रूम घर में बनाते हैं, रूम नहीं बना पाते हैं, किसी दिशा में फेस करके करते हैं, जिसके लिए पल्लवी जी ने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा के लिए सुझाव दिया। इन पहलुओं पर बातचीत हो रही है। और यदि आप कमर्शियल बिजनेस यानी मेडिटेशन, योगा से जुड़ा कर रहे हैं तो उसका भी किस तरह से प्रावधान होना चाहिए वास्तु अनुसार, उस पर हम पल्लवी जी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले उनसे जान लेते हैं प्रथा अनुसार टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, क्या है टिप ऑफ द वीक? वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेडिटेशन और योगा के लिए कोशिश करने वाले तमाम लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स रेमेडी का अप्लाई करना चाहिए। प्रोडक्ट्स रेमेडी जो होती है वो आपको अपनी कोशिश और प्रक्रिया में काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है क्रिस्टल। क्रिस्टल का एक लॉटस मार्केट में इजीली मिलता है। क्रिस्टल में काफी अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, बट हमें कोई कलर्स में नहीं जाना है, वाइट प्लेन क्रिस्टल में जाना है। और क्रिस्टल लॉटस जो होता है वो आप मेडिटेशन रूम में रख सकते हो। योगा के लिए जो लोग कोशिश करते हैं उनको क्रिस्टल रॉक पेंसिल आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है, इजीली अवेलेबल है। और योगा करने वाले तमाम लोगों को अपने कमरे के नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए क्रिस्टल रॉक पेंसिल को। हाइट कंपलसरी है, तो आपको लेस देन 3 फीट से नीचे नहीं रखना है। कोई भी छोटा सा टेबल रखकर आप 3-3.5 फीट से ऊपर रख सकते हो। और मेडिटेशन करने वाले लोगों को क्रिस्टल लॉटस जो है वो जहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था है, जो वहाँ पे उन्होंने अपना सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, बराबर अपने सामने रखनी है सेंटर में। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो रेमेडियल काम करती है, जो आपके एटमॉस्फेयर के आसपास के कोई वास्तु दोष होने के बावजूद भी उसका जो मटेरियल होता है वो आपको पॉजिटिविटी बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जी पल्लवी जी, लोग बाग मेडिटेशन, योगा के लिए बहुत से अलग अलग अरोमास का भी एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल्स होती हैं या नॉन फ्रेग्रेंस कैंडल्स को भी जो है वो लोग जलाते हैं। इंसेंस स्टिक्स, जो अगरबत्ती होती है, उसको भी जलाते हैं लोग बाग। और साथ ही साथ कमरे का डेकोर जो होता है, रख रखाव जो होता है, जैसे आपने कहा कि हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, लोग बाग दीवार के ऊपर जो है बहुत अच्छे कोट्स वाले पिक्चर्स, पोस्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिनसे उनको मोटिवेशन मिले और देखते ही इंस्टेंटेनियसली मन को शांति और सुकून मिले। क्या कहेंगे? मेडिटेशन के लिए जिस कमरे को आपने पसंद किया है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे आपने पहले कहा कि अरोमा, उसका मतलब ये होता है कि हमारा मेडिटेशन और योगा का पर्पस होता है पंच तत्वों के साथ तल्लीन होना। पंच तत्वों में आते हैं वाटर, वुड, फायर, अर्थ एंड एयर। एयर के साथ जुड़ना एनर्जी का काम करता है। वाटर एलिमेंट में मेडिटेशन सेंटर और योगा में आपने देखा है कि काफी सारे लोग जो होते हैं, इवन मसाज के अंदर भी पानी के वाटर एलिमेंट का एक साउंड्स क्रिएट करते हैं म्यूजिक के थ्रू या कोई भी तरह से। बिल्कुल।
से जो होता है आपका मन काफी शांत हो जाता है। अरोमा का मतलब होता है कि वहां पे कुछ ऐसी जिसमें सात्विक खुशबू हो। इस तरह की इंसेंस, अगरबत्ती करना, सेंटेड कैंडल रखना या कोई भी ऐसी खुशबू, जब आप अपनी ब्रीथिंग के थ्रू आपके दिलो दिमाग तक पहुंचती है तो आपको तल्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और इसी के साथ फॉलोअप में मैं कहना चाहूंगी कि जब आपने विकास एग्जांपल दिया था कि मेडिटेशन में आप अपने दोस्त के घर में गए थे, उनका किचन वहां पे पड़ता था, तो अगर खाने पीने की खुशबू वाली चीजें अगर आपको उसी वक्त मेडिटेशन की प्रक्रिया के दौरान अगर आप उसकी महसूस करते हो, तो उस कंडीशन में कई बार आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उससे अपोजिट अगर आप सात्विक अरोमा को लेते हो तो वो आपको मेडिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। तो अरोमा आप डेफिनेटली रख सकते हो अगर आपको कोई भी तरह की एलर्जी या कोई भी तरह के अरोमा से कोई प्रॉब्लम्स ना हो तो। इसके साथ साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए जो आप अपने सामने पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग कर सकते हो। मेडिटेशन से रिलेटेड काफी सारे लोग ओम की स्पेशल तस्वीर लगाते हैं, जिससे ओम में पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। या एक छोटा सा बिंदु ऐसा लगाया जाता है जो एक आई की तरह होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। फोकस करने के लिए या धीरे 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 करके उसको लगातार देख के अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपका ध्यान जो होता है वो आसपास की चीजों से आप अपने आप को इजीली अपने आप को विड्रॉ कर सकते हो और आप एक जगह पे तल्लीन हो सकते हो। तो पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग में काफी ऐसे मेडिटेशन से रिलेटेड सपोर्टिंग पिक्चर्स आते हैं जो आपने मेडिटेशन रूम में लगा सकते हो। इवन योगा के लिए काफी सारे लोग अलग अलग पर्पज से योगा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने अलग अलग तरह के चक्रों में एक सिद्धि हासिल करने के लिए भी योगा करते हैं। जो लोग योगा करते हैं उनको पता होता है कि कितने सारे बॉडी के अलग अलग चक्रा होते हैं जो अलग अलग तरह से साधना के थ्रू वो उसको हासिल करते हैं ताकि हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए उनको फायदा मिल सके। तो जो भी आपका पर्पज से उससे रिलेटेड सपोर्टिंग आप अलग अलग तरह के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग लगा सकते हो। काफी सारे लोग अपने योगा रूम में एक छोटी सी कैंडल बर्न करते हैं ताकि सूर्य की रोशनी, सूर्य के अंदर से होने वाली लाइट या कोई भी तरह के फायर में होने वाली ऊर्जा से जो प्रिज्म क्रिएट होते हैं उसका वो अनुभव कर सके और कॉन्स्टेंटली उस बर्निंग कैंडल को देखते हुए, जलती हुई कैंडल को देखकर वो कोशिश करते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित कर सके। तो काफी अलग अलग तरह के प्रयोग और उपाय और अलग अलग तरह की चीजों का प्रयोग करके, रेमेडियल चीजों का प्रयोग करके आप मेडिटेशन में सक्सेसफुल रिजल्ट पा सकते हो। और वास्तु के प्रोग्राम से यही हेल्प है कि दिशा, आसपास का रखरखाव, कलर्स कॉम्बिनेशन, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, ये तमाम चीजों का प्रयोग करके मेडिटेशन और योगा की साधना में अद्भुत सिद्धि प्राप्त कर सको। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।